So right now we are going to understand a few questions that are important in your 10th board exams, okay, and that is related to the chapter nationalism in India. So let us start with the first question, that is what were the impact of World War First on India. ठीक है, तो हमने दो टर्म्स में पढ़े थे इम्पैक्ट, कौन कौन से? सोशल एंड इकोनॉमिक. इकोनॉमिक से स्टार्ट करते हैं. तो द इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इंडिया पर, वो थे कि फर्स्ट वॉर इंक्रीज्ड डिफेंस एक्सपेंडिचर विच लेड टू हायर टैक्सेस. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर या जो खर्चा था डिफेंस का बहुत ज्यादा बढ़ चुका था. ठीक है, सो दिस इज वाई ऐसा हुआ कि इसकी वजह से गवर्नमेंट लोगों पर हायर टैक्स अप्लाई करने लग गई, उनसे ज्यादा टैक्स लेने लगी, सो दैट वो क्या मैनेज कर पाए, डिफेंस एक्सपेंडिचर को मैनेज किया जा सके. एक्सपेंडिचर खर्चा डिफेंस से रिलेटेड. सो सेकंड हमारा क्या पॉइंट था? सेवियर फूड शॉर्टेज. अब खाने के भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने लगी, क्योंकि जब रिसोर्सेज जाएंगे, जब पैसा दूसरे रिसोर्सेज में दूसरी जगह पर जा रहा है, तो खाने के लिए कम पड़ेगा. प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे, हर कोई अब खाने के लिए पे नहीं कर पा रहा था, तो इसी वजह से फूड शॉर्टेज होने लगी. प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका था उस समय पर. देन थर्ड इज इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ी थी. तो ये सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही होंगे किसके? वर्ल्ड वॉर के. सेकंड सोशल इम्पैक्ट जो मैं पहले से समझा चुकी थी, क्या थे? कि फोर्सफुल रिक्रूटमेंट हो रहा था इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी. होगा इंडियंस इन द आर्मी. ठीक है, तो जो फोर्सफुली लोगों को रिक्रूट करा जा रहा था आर्मी में, जो सोल्जर्स थे भी और जो सोल्जर्स नहीं भी थे उनको. ठीक है, तो इसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो वहां पर वर्ल्ड वॉर के लिए नहीं जाना चाहते हैं, स्टिल दे आर गोइंग, और बहुत नंबर्स में लोग मारे जा रहे थे इसकी वजह से. तो हमारे पास बाकी सभी रिसोर्सेस की कमी थी, साथ ही साथ अब लोगों की भी कमी होने लगी थी. देन सेकेंड 1918 और 19 के टाइम पर, अब 18 में तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, राइट. 18 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चली थी 1914 से लेके 18 तक, और उसी टाइम पर हमारे यहाँ पे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैला था, जिसकी वजह से भी काफी सारे लोगों की जान चली गई. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. देन लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. रॉलेट एक्ट क्या है और लोगों ने इसका विरोध क्यों किया था. ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का बेसिकली, अब हर एक्ट का एक नाम होता है. ठीक है, तो जो उसका ओरिजिनल नाम था वो था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स ऑफ 1919 का एक्ट था, ये इसका ओरिजिनल नाम था. देन रॉलेट एक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था. कब? 1919 में, जिसे एक और नाम से जाना जाता था, ब्लैक एक्ट. इसके बाद में इसने कर्ब्ड कर लिए थे, कंट्रोल कर लिए थे क्या? हमारे फंडामेंटल राइट्स, जिसमें बेसिकली राइट टू एक्सप्रेशन आता है. ठीक है, और पब्लिक लिबर्टीज, ये भी एक ही चीज होती है, फंडामेंटल राइट, कि जो पब्लिक के पास अब इतनी आजादी भी नहीं है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल पाए या उनके खिलाफ पीसफुल तरीके से स्ट्राइक्स कर पाए. नाउ द थर्ड पॉइंट इज, इसने पुलिस को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे पावर दे दिए थे? रिप्रेसिव पावर्स. रिप्रेसिव पावर क्या होते हैं? रिप्रेस कर देना, मतलब दबा देना. किसी भी, अगर कोई स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, कोई आंदोलन हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो आप उसे दबा सकते हो. कैसे रिप्रेस कर सकते हो? कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, उसे रिप्रेस कर सकते हो लोगों को अरेस्ट करके. कैसे? विदाउट रीजन के, विदाउट ट्रायल के. ठीक है, डायरेक्टली आप 2 साल उनको प्रिजन में डाल सकते हो. अब ये तो है कि रॉलेट एक्ट क्या था. अब यहीं पे आपको आंसर भी मिल रहा है कि लोगों ने अपोज क्यों करा था. क्यों करा होगा? राइट, ये दीज आर द रीजंस कि व्हाई इंडियंस अपोज्ड इट. क्योंकि सबसे पहले इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल. डिटेंशन मतलब होता है डिटेन कर देना, अरेस्ट कर देना, रोक लेना. तो अरेस्ट कर सकते थे किसी ट्रायल के बिना. सेकेंड थिंग कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास क्या आ गई थी, अब रिप्रेसिव पावर्स आ गई थी, एंड इट वायलेटेड व्हाट? फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिकली था राइट टू एक्सप्रेशन रहे थे. तो बेसिकली रॉलेट एक्ट के लिए सत्याग्रह चलाया जा रहा था उस समय. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए. स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल करना, इकट्ठे पीसफुली एक जगह पर अपनी स्लोगन्स निकालना या अपनी डिमांड्स रखना. राइट टू एक्सप्रेशन होता है. एक्सप्रेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज को व्यक्त कर पाना. आप जो सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, वो बोल के या किसी और माध्यम से व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना. ठीक है, अब राइट टू एक्सप्रेशन ये आपका अधिकार है
या बोलोगे, ठीक है, गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स है वो बोल के बताओगे, एक्सप्रेस करके बताओगे। तो ये दो क्वेश्चंस हैं। आर एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एज डेवलप्ड बाय महात्मा गांधी। हमने सत्याग्रह के बारे में पढ़ चुके थे, तो ऐसे कौन से दो वर्ड्स थे जिनसे मिलकर सत्याग्रह बना है? सत्य प्लस आग्रह, ट्रुथ प्लस इंसिस्ट। इंसिस्ट करना बहुत ट्रुथफुली, पोलाइटली, इसका मतलब है। सो सत्याग्रह का क्या आइडिया था जो कि गांधी जी ने दिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ, दैट इज सत्य, एंड नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा। ठीक है, तो बेसिकली जो आइडिया है वो इट इज बेस्ड ऑन द ट्रुथ, सत्य हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस क्या चीज है? जहाँ पे कोई वायलेंट बिहेवियर हम नहीं, ना हथियार उठाएंगे ना कुछ, सिर्फ पीसफुली अपनी बात सामने रखेंगे। ओके, देन सेकंड इज अकॉर्डिंग टू गांधी, इफ पीपल आर विद द ट्रुथ दे डू नॉट नीड टू फियर फिजिकल फोर्स एंड वायलेंस। अब उन्होंने सत्याग्रह का ही क्यों मोड चुना? सत्याग्रह ही क्यों करना चाहिए हमें? कोई वायलेंट तरीका क्यों नहीं अपनाना चाहिए? ओके, एंड क्योंकि देखो उनका ऐसा मानना था कि अगर आप सत्य के साथ हो या ट्रुथ के साथ हो और नॉन वायलेंट तरीके से आगे बढ़ते हो, तब जाकर आपको किसी भी फिजिकल फोर्स से डरने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वायलेंस से या फिजिकल फोर्स से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब आपको कोई, आपने वायलेंस नहीं चुना तो आप पर भी कोई वायलेंस आगे से नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा हो गया कि सत्याग्रह के थ्रू हम पीस के साथ, नॉन वायलेंस के साथ और मॉरल फोर्स के साथ जीत सकते हैं। ठीक है, ना ज्यादा लोग मारे जाते हैं ना और कोई तरीका। इट कैन चेंज अपोनेंट्स हार्ट रादर देन डिफीटिंग थ्रू वायलेंस। तो ऐसा है कि हम अपने अपोनेंट से लड़ रहे हैं, तो या तो हम डायरेक्टली उससे लड़ाई झगड़ा करें किसी वायलेंट तरीके से, या फिर हम कोशिश करें कि हमारी बात वो मान ले पीस के साथ में, और हम उसके हार्ट को या उसके माइंड को चेंज कर पाए। तो इस वे के साथ हम अपोनेंट मतलब हमारा दुश्मन, एनिमी का हार्ट चेंज कर सकते हैं पीसफुली, ना कि डायरेक्टली उसे हरा कर किसी और तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा मॉरल क्वेश्चन है, बाकी सेम ही चीजें, लिखने का तरीका अलग अलग है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब जलियांवाला बाग इंसिडेंट। पढ़ा था हमने, व्हाट वाज द डेट दैट ऑन विच इट हैपेंड? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें तो द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919, okay, when a peaceful gathering held at Jallianwala Bagh in अमृतसर पंजाब टू अगेंस्ट, क्यों हुआ था, किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम पे? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, तो वहां पर लोग पीसफुली इकट्ठा हुए थे। ठीक है, अब उसी समय देयर वाज एन ऑफिशियल जो कि था जनरल डायर। उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था अपने ट्रूप्स को या आर्मी को कि आप ओपन फायर कर दीजिए। जो क्राउड वहां पे अनआर्म्ड थी, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, वो लड़ने नहीं आए थे, ठीक है, उन पर उन्होंने ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया। जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू फायर ऑन द अनआर्म्ड क्राउड विदाउट एनी वार्निंग, ना कोई वार्निंग ना कुछ। अब इसी की वजह से ऐसा हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे गए थे। और इस इंसिडेंट के बाद से पूरा देश बहुत ज्यादा शॉक्ड था, और इसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट या बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एंगर बिल्ट हो गया था उनमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसके बाद भी हमने पढ़ा था कि रॉलेट, इसके बाद फिर आगे जाके और भी अलग अलग तरीके से लोगों को डराने का कोशिश किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, मार्शल लॉ उस समय लगा था। अब जिन लोगों ने मार्शल लॉ तोड़ा था, मार्शल लॉ मतलब 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं साथ में, और जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग थे, इसी वजह से उनपे क्या चलाई गई थी? गोलियां चलाई गई थी। तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जिन्होंने भी ये मार्शल लॉ तोड़ा था, उनके लिए अलग से क्या क्राउलिंग पनिशमेंट लगाई गई। अब क्राउलिंग पनिशमेंट क्या होता है कि जिन्होंने भी ये लॉ तोड़ा है, वो अब उनको इस तरह से हम सजा देंगे कि उन्हें अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी ब्रिटिशर्स के आगे, या फिर रेंगना पड़ेगा जमीन पर। ठीक है, सो दे हैव टू क्राउल ऑन द ग्राउंड और रब देयर नोज इन फ्रंट ऑफ देम। तो ऐसे करके बहुत सारे और दूसरे तरीकों से उन्होंने लोगों को टेरराइज करना शुरू किया था। बाकी के 2 क्वेश्चंस ये हैं।